गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज हम जनरल क्लॉज एक्ट का पार्ट 4 करेंगे बेटा। क्या करेंगे? पार्ट 4। और इस पार्ट के अंदर जो सेक्शंस हम कवर करेंगे वो सेक्शन है बेटा, सेक्शंस रिलेटेड टू पावर एंड फंक्शन से रिलेटेड सेक्शंस हम कवर करेंगे। एक मिनट बेटा, मैं कैमरा सेट कर लूं। आज हम करेंगे बेटा पावर एंड फंक्शन से रिलेटेड सेक्शन। ये सेक्शन जो है वो कवर करेंगे बेटा हम 14 से लेके सेक्शन नंबर 19 तक पावर एंड फंक्शन से रिलेटेड सेक्शन इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। जिस बच्चे ने बेटा पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हो, प्लीज़ पार्ट 4 मत देखिएगा। एक बार पहले के 3 पार्ट्स आप रिवाइज करके फिर पार्ट 4 देखिएगा। चलिए करते हैं सेक्शन नंबर 14 स्टार्ट। सेक्शन नंबर 14 है बेटा, जो पावर एक्ट के अंदर, किसी एक्ट के अंदर अगर आपको कोई पावर दी गई है तो वो पावर आप टाइम टू टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टाइम टू टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब जब आपको उस पावर की रिक्वायरमेंट हो, आप उस पावर को यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स बेटा ये कहाँ लिख रखा है कि वो पावर आप सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रार हैं, अगर आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हैं, आपका काम कंपनी को रजिस्टर करने का है, तो ये पावर आप एक बार थोड़ी नहीं यूज़ करेंगे। जब जब रजिस्टर करने का मौका आएगा आप हर बार वो पावर यूज़ करेंगे। इट मीन्स वेकेगेन से सेक्शन 14 क्या बोलने के लिए आया है? अगर किसी एक्ट के अंदर अगर आपको कोई पावर दी गई है तो अगर अनलेस स्पेसिफाई बाय द एक्ट, अगर उस एक्ट में कुछ और ना बोला गया हो तो वो टाइम टू टाइम जब भी आप उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है आप उस पावर को क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये सेक्शन 14 बेटा ओवर हो गया। इतने से बोलने के लिए आया था कि जो पावर आपको दी गई है, जब आपका दिल करिएगा आप उसको यूज कर सकते हैं। सेक्शन आगे बेटा 15। कौन सा आ गया? 15 क्या बोलता है? अगर किसी एक्ट के अंदर आपको पावर दी गई, पावर टू अपॉइंट, अगर आपको किसी बंदे को, किसी पर्सन को अपॉइंट करने की पावर दी गई है, किसी ऑफिस के प्लेस को फिल करने की, वैकेंसी को फिल करने की पावर आपको दी गई है, तो उस पावर के अंदर ये पावर भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है। क्या? अगर कोई बंदा रिटायर होके जा रहा है तो आप उसको रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। मतलब अपॉइंट की पावर के अंदर इंक्लूड है पावर टू रीअपॉइंट। जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसको एक्स ऑफिशियो बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो। तो आप चाहें तो उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं और चाहें तो किसी नए बंदे को भी फिल कर सकते हैं। चाहें तो किसी नए बंदे को भी स्क्रीन ऑफ हो गई थी, फिल कर सकते हैं। तो सेक्शन 15 क्या बोलता है? अगर आपके पास किसी एक्ट के अंदर अपॉइंट करने की, किसी बंदे को फिल करने की पावर है तो उस पावर के अंदर ये इंक्लूड मान लिया जाएगा। आप किसी रिटायरमेंट पे जा रहे बंदे को भी रीअपॉइंट कर सकते हैं, या ये बंदा अगर किसी कारण से चला गया और इस बंदे के अंदर, इस बंदे की डेजिग्नेशन जो है, योग्यता जो है, वो ये काम कर सकता है, तो आप इस बंदे को भी इस काम के लिए क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 15 हो गया बेटा ओवर। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 16 की। किसकी बात करते हैं बेटा? सेक्शन नंबर, चलिए नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। सेक्शन नंबर 16 क्या है? सेक्शन नंबर 16 भी बेटा इसी की कॉन्टिन्यूएशन में है। क्या बोलता है? अगर किसी एक्ट के अंदर आपको पावर दी गई है, क्या करने की पावर? पावर टू अपॉइंट करने की पावर है। उस एक्ट के अंदर सिर्फ इतना लिख रखा, आप किसी बंदे को लगा सकते हैं और बाकी कुछ नहीं लिख रखा। तो अगर लगाने की पावर है तो इसके मतलब ऑटोमेटिकली क्या है? आप उस बंदे को सस्पेंड भी कर सकते हैं और उस बंदे को डिसमिस भी कर सकते हैं। इट मीन्स जो लगा सकता है तो वो हटा भी सकता है, वो डिसमिस भी कर सकता है, चाहे उस एक्ट के अंदर ये पावर आपको दी गई हो या नहीं दी गई हो। जनरल क्लोज एक्ट क्या बोलता है? अपॉइंट करने का पावर का मतलब है ऑटोमेटिकली आपको सस्पेंड की और डिसमिस की पावर भी दे दी गई है। सेक्शन नंबर 17 क्या बोलता है? 17 क्या बोलता है? 17 एंड 18 आपको इकट्ठे एक साथ रीड करने बेटा। दोनों ने मिलके ही ये एक ही चीज को कवर किया है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 17, 18 दो ऐसे डबल एस की बात करते हैं। एक बात करता है सक्सेसर की। किसकी बात करता है बेटा? सक्सेसर्स की। और एक बात करता है सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शन। और पुराने की जगह पे जो कोई नया बंदा आता है उसको बोलते हैं बेटा सक्सेसर। जो बंदा चला जाता है उसको बोलते हैं प्रीडिसीजर। क्या बोलते हैं बेटा? प्रीडिसीजर। अगर कोई प्रीडिसीजर, मान लो बेटा कि कोई कंपनी का रजिस्ट्रार था और वो रजिस्ट्रार छोड़ के चला गया, उसकी जगह नया रजिस्ट्रार आ गया। क्या आ गया बेटा? नया रजिस्ट्रार आ गया। तो पुराना छोड़ के चला गया, उसकी जगह नया रजिस्ट्रार आ गया,
तो उसके पास भी वो सारे फंक्शन, सारी पावर एंड सारी फंक्शन उसके पास भी ऑटोमेटिकली होंगी जो पुराने वाले रजिस्ट्रार के पास थी। जो भी काम अब उसने किए हैं, जो भी काम उसने किए हैं वो सभी मान लिए जाएंगे इस रजिस्ट्रार ने किए हैं। सर नहीं समझे इस बात को। बेटा इस पुराने वाले रजिस्ट्रार के पास मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया था, नाम क्या है, CA सॉल्यूशन। अब पुराना रजिस्टर क्या हो गया, चला गया, नया क्या आ गया, रजिस्ट्रार आ गया। अब आप बताओ बेटा क्या मेरे को अब दोबारा से कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा? जी नहीं, मैं जो पुराने वाले रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हुआ था, मान लिया जाएगा मैं इस रजिस्ट्रार के पास क्या हो चुका हूँ, रजिस्टर हो चुका हूँ। बंदे का थोबड़ा नहीं देखा जाता, नाम नहीं देखा जाता, पद देखा जाता। ये भी कौन है, रजिस्ट्रार, वो भी कौन है, रजिस्ट्रार। तो यहाँ के सारे फंक्शंस को ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट कर लेता है कौन, ये वाला रजिस्ट्रार। तो ये 17 और 18 की दोनों बातें हमने पढ़ी। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 19। कौन सा बेटा, सेक्शन नंबर 19। 19 क्या बोलता है, अगर जब तक अनलेस स्पेसिफाई ना कर दे, ध्यान से सुनो बेटा, जनरल क्लोज एक्ट की एक खास बात, ये कभी भी किसी के घर में जबरदस्ती नहीं घुसता बेटा, ये कभी भी किसी के घर में जबरदस्ती नहीं घुस सकता। अगर उस एक्ट के अंदर ऑलरेडी कुछ डिफाइन किया गया है तो ये अपना ज्ञान वहां दिखाने के लिए नहीं जाता। तो अगर अनलेस स्पेसिफाइड का मतलब है, अगर उस एक्ट में कुछ बोल रखा है तो जनरल क्लोज एक्ट वहां नहीं जाता। जनरल क्लोज एक्ट बेसहारा का सहारा है, जहां पे कुछ डिफाइन नहीं कर रखा होता और वहां पे उस चीज को मीनिंग देना हो तो जनरल क्लोज एक्ट अपना सहारा देता है। जहां ऑलरेडी उनके पास सहारा है वहां जनरल क्लोज एक्ट का रेफरेंस नहीं दिया जाता। ये बच्चे ध्यान रखना। तो सेक्शन नंबर 19 क्या बोलता है, अगर कुछ अलग से ना दिया गया हो तो जो चीफ मैनेजर के ऊपर लो लगेगा, जो सीनियर के ऊपर लो लगेगा, जो प्लेस ऑफ ऑपरेशन उनको मिला है, जो काम करने की जगह पे राइट्स उनको मिले हैं, वही नियम वही कानून लगेंगे किसके ऊपर, सबऑर्डिनेट के ऊपर। किसके ऊपर लगेंगे बेटा, सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर्स के ऊपर भी वही काम नियम लगेंगे। अगर बेटा कंपनी के अंदर, कंपनी लॉ में लिखा गया है, कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो ऑफिस में 9 बजे पहुंचेगा। कितने बजे पहुंचेगा, 9 बजे आएगा। ये चीफ बंदा है रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार 9 बजे आएगा तो इट मीन्स, समझते बेटा, ऑफिस 9 बजे खुलेगा, सफाई वाले को भी 9 बजे आना पड़ेगा, इवन उसको और भी पहले आना पड़ेगा, और बाकी जितने बंदे हैं उनको भी 9 बजे पहुंचना पड़ेगा, चाहे लॉ के अंदर कुछ मेंशन कर रखा है और चाहे मेंशन नहीं कर रखा है। इट मीन्स जो लॉ लगता है सीनियर के ऊपर ऑटोमेटिकली वही लॉ लग जाता है जूनियर के ऊपर, अगर कुछ अलग से ना बताया गया हो तब की बात है बेटा ये। जी सर, जो नियम सीनियर के ऊपर वही नियम जूनियर एंड सबऑर्डिनेट के ऊपर भी। ये था आपका सेक्शन नंबर 19। तो बेटा हमारा पावर एंड फंक्शन से संबंधित सारे सेक्शंस क्या हो गए, खत्म हो गए। अब हमारा नया ग्रुप आता है क्या, अब हम वो सेक्शंस करेंगे बेटा, वो सेक्शंस करेंगे जो रिलेटेड हैं रूल्स एंड ऑर्डर से संबंधित। वो सेक्शन थे सारे किसे, पावर एंड फंक्शन से संबंधित। अब ये सारे सेक्शन है रूल्स एंड ऑर्डर के लिए। सेक्शन नंबर 20 फटाफट करते हैं बेटा, हम इनको किसी भी की भी लैंग्वेज पे नहीं जा रहे, एक बार हम ये समझ लेते हैं किस सेक्शन के अंदर क्या बता रखा है और उस वर्ड का क्या मीनिंग होता है और ये सेक्शन क्यों डाले गए थे। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है। सेक्शन नंबर 20 क्या बोलता है, आप बताएंगे बेटा एक्ट बड़ा होता है या उस एक्ट के अंदर जो नोटिफिकेशन दी जाती हैं या उस एक्ट के अंदर जो ऑर्डर पास की जाते हैं वो बड़े होते हैं। कौन, किसका स्कोप वाइड है, किसका स्कोप वाइड है, एक्ट का स्कोप वाइड है। तो बेटा एक्ट में जो डिफाइन किया गया है और वही चीज़ अगर नोटिफिकेशन में भी डिफाइन की जाती है तो इन दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर किसी चीज़ का मीनिंग एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है तो वही मीनिंग भी नोटिफिकेशन में वही मीनिंग माना जाएगा, नोटिफिकेशन में उसको अलग नहीं समझा जाएगा। इट मीन्स जो बात एक्ट के अंदर बता दी गई है उस बात का जो प्रभाव एक्ट के अंदर है, जो इफेक्ट एक्ट के अंदर है, वो डिट्टो प्रभाव नोटिफिकेशन के अंदर मान लिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन अल्टीमेटली वी कैन से नोटिफिकेशन एक्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकती, एक्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकती। ये बात आपको समझ में आ गई। ये बात बोलता है कौन, सेक्शन 20। सेक्शन नंबर 21 आ गया, कौन सा बेटा 21। ये क्या बोलता है, अगर आपके पास पावर है, मैंने कहा अब की बार किस चीज़ की, बोला इश्यू करने की। क्या चीज़ इश्यू करने की पावर, अगर आपके पास इश्यू करने की पावर है, कोई ऑर्डर इश्यू करने की पावर, कोई नोटिफिकेशन इश्यू करने की पावर या कोई सर्कुलर इश्यू करने की पावर,
तो इशू करने की पावर दे रखी है और आपको बाकी कुछ नहीं दिया गया, तो इशू में ऑटोमेटिकली इंक्लूड मान लिया जाए क्या क्या आप उस चीज़ को अमेंड भी कर सकते हैं, आप उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, उसमें कुछ वेरी भी कर सकते हैं, कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इशू करने की पावर है और बाकी कुछ नहीं बता रखा तो ऑटोमेटिकली ये पावर भी आपको दे दी जाएंगी। ऐसी बात कौन बोलता है? जनरल क्लॉज एक्ट बोलता है। जैसे बेटा हमने पीछे सेक्शंस में नहीं किया था, जिस बंदे के पास अपॉइंट करने की पावर होती है और कुछ ना बोले तो बंदा सामने वाले को सस्पेंड करने की पावर भी रखता है और डिसमिस करने की पावर भी रखता है। सेम ऐसा ही सेक्शन था बेटा, कौन सा? 21। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 एक छोटी सी कॉन्सेप्ट लेके आए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दिन वो होता है बेटा जिस दिन कोई एक्ट पास होता है और एक दिन वो होता है जिस दिन कोई एक्ट कमेंसमेंट होता है, स्टार्ट होता है। कमेंसमेंट का मतलब होता है इनफोर्स, लागू हो जाता है। तो आप मुझे फटाफट बताएं, जिस दिन कोई एक्ट पास हो गया था वो उस दिन से लागू माना जाएगा, उसके प्रोविजंस जितने भी हैं, ऑर्डर्स जितने भी हैं वो उस दिन से लागू माने जाएंगे, या वो किस दिन से इफेक्ट में आएंगे? बेटा वो उस दिन से इफेक्ट में आते हैं जिस दिन कोई, वो उस दिन से इफेक्ट में आएंगे जिस दिन कोई लॉ इन्फोर्स हो गया था, लागू हो गया था। जब तक कोई एक्ट कमेंस नहीं होता, पास हो चुका है, वो रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं माने जाते। ये बात बताने के लिए कौन आया? सेक्शन 22। अब आगे बेटा सेक्शन 23। सेक्शन 23 समझाने से पहले मैंने इसके आगे लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर ऐसा इसमें क्या है? फटाफट बता देता हूं बेटा। ये सेक्शन 23 कवर करता है प्रोविजंस को। सर कौन से प्रोविजंस? जब आप कोई बायलॉज बनाते हैं या लॉज बनाते हैं, कोई भी लॉ या बायलॉ बनाने से पहले उसका एक प्रोसीजर है, प्रोविजंस है। वो प्रोविजंस क्या बोलते हैं? वो प्रोविजंस क्या बोलते हैं? अगर उसका देखो बेटा उस एक्ट के अंदर उसका कोई प्रोसीजर दे रखा था तो फिर वही प्रोसीजर फॉलो करना है, और अगर वो प्रोसीजर नहीं दे रखा तो जनरल क्लॉज एक्ट क्या बोलता है? मैं तो बात करूंगा देखो भाई जनरल सब के लिए। अगर कोई भी बायलॉज वगैरह बनाता है, कोई भी लॉज बनाता है, तो सबसे पहले उस लॉ को सीधा पक्का फाइनल लॉ नहीं बनाना, पहले उसका एक ड्राफ्ट तैयार करना है। ड्राफ्ट होता है बेटा कच्ची रिपोर्ट बनानी है। एक ड्राफ्ट तैयार करने के बाद एक नोटिस के साथ उसको पब्लिश कर देना है। क्या कर देना है? पब्लिश कर देना है सब लोगों को, और इनवाइट करना है लोगों को। क्या? इसको पढ़ो और उसके ऊपर जो भी आपको गलत लगता है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन बताओ, और इसके अंदर क्या अच्छा हो सकता है सजेशन बताओ। तो लोगों के ऑब्जेक्शन और सजेशंस आते हैं। फिर उस नोटिस के अंदर एक डेट भी बताई जाती है, कब तक इन सजेशंस ऑब्जेक्शंस को कंसिडर कर लिया जाएगा, और कंसिडर करने के बाद फिर से एक फाइनल लॉ बनाया जाएगा। कंसीडर करने के बाद एक फाइनल लॉ बनाएगा, उसको दोबारा से पब्लिश कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली कहता है कोई भी लॉ बनने से पहले वो कम से कम 2 बार पब्लिश होना चाहिए। एक बार वो कच्चा पब्लिश होना चाहिए ताकि लोगों के ऑब्जेक्शन सजेशन लिए जा सके, उस लॉ को और बेटर बनाया जा सके, और जब वो सब कुछ कंसीडर करने के बाद जो बनाया जाता है फिर इसको फाइनली नोटिफिकेशन के अंदर, ऑफिशियल गजट के अंदर पब्लिश कर दिया जाता है। तो ये था तरीका लॉ बनाने का, किसके अंदर? सेक्शन 23 के अंदर। सेक्शन 24 आपका डिट्टो वही बात करता है जो सेक्शन 6 के अंदर बात करता है। 6 क्या बोलता है? रिपील हो जाने से ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, डिलीट नहीं मानी जाएंगी। तो बेटा अल्टीमेटली हम सेक्शन 24 तक का सारा काम कर चुके। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, जिस पार्ट का नाम है मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस पार्ट, यहाँ पे सेक्शंस हैं कौन से बेटा? सेक्शन 25 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक। सेक्शन 29, 29 और 30 दोनों सेक्शन नाम के सेक्शन हैं। ये सेक्शन 6 से ही निकले हुए हैं, इनको अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 26 और सेक्शन नंबर 27 ये तीनों सेक्शन एग्जाम ओरिएंटेड सेक्शन है। एग्जाम ओरिएंटेड सेक्शन है। ये 3 सेक्शन समझने के बाद बधाई हो, हमारा एक्ट हो जाएगा ओवर। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा। सेक्शन नंबर 25 क्या है? आप लोगों को लग रहा होगा सर आप ये सेक्शन बार बार क्यों याद करवा रहे हैं? बेटा मैंने आपको पहली वीडियो में ही बता दिया था, जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन याद किए बिना आप अगर आंसर लिख के आओगे और मैं अगर एग्जामिनर हूँ, मैं अगर चेक करूँ तो बेटा मैं मार्क्स नहीं दूंगा। मुझे तो सेक्शन के साथ वर्डिंग पसंद आती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जामिनर हैं, इस लॉ के अंदर फ्लैट क्वेश्चन आएगा बेटा। अगर आप सेक्शन सही मेंशन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आएगी और आपको मार्क्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सेक्शन नंबर 25 क्या बोलता है? ये बात करता है रिकवरी ऑफ फाइन की। रिकवरी ऑफ फाइन। सर फाइन कब लगा होगा? जब हमने कोई लॉ के अंदर डिफॉल्ट किया होगा।
जब हमने कोई लॉ ब्रेक किया होगा तो हमारे ऊपर क्या लगा होगा, फाइन। अब इस फाइन के दो केस, या तो हम बिना कुछ कहे इसको पे कर देते हैं, या हमने इसको पे करने से मना कर दिया। लॉ भी तोड़ा और पे करने से मना भी कर दिया, तो आपको छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो या तो जिस एक्ट के अंदर आपने लॉ ब्रेक किया है उस लॉ में रिकवरी का प्रोसीजर दे रखा होगा, रिकवरी का प्रोसीजर गिवन होगा। क्या होगा बेटा, गिवन होगा। और अगर गिवन नहीं होगा तो जनरल क्लॉज एक्ट बीच में आ जाता है और क्या बोलता है, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड या पेनल कोड के प्रोविजन सेक्शन 63 टू सेक्शन 70, ये भी आपको याद करने हैं। ये यूं के यूं मुटेटिस मुटेंडिस, मुटेटिस मुटेंडिस का मतलब होता है बेटा ज्यों का त्यों। अगर रिकवरी के प्रोविजन आपकी एक्ट में नहीं दे रखे हैं तो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 63 से 70 के जो रिकवरी के तरीके हैं वो यूं के यूं आपके एक ऊपर लगा दिए जाएंगे। अल्टीमेटली आपके घर पे टीम आ सकती है, छापा पड़ सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, गाड़ी अटैच की जा सकती है, कुछ भी बेच के आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। तो सेक्शन 25 सिर्फ बात करता था रिकवरी ऑफ फाइन की। चलिए बेटा हम आते हैं सेक्शन नंबर 26 के अंदर, जो किसकी बात करता है। सेक्शन नंबर 26 बात करता है ऑफेंस। आपने कोई अपराध किया है बेटा, ध्यान समझना, आपने कोई अपराध किया है और सेम ऑफेंस जो आपने गलत अपराध तो आपने एक ही किया है, लेकिन ये अपराध दो इनेक्टमेंट के अंदर कवर होता है। ये अपराध दो इनेक्टमेंट के अंदर कवर होता है, वन और मोर के अंदर कवर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये अपराध कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी आता है और यही अपराध आपका फेमा एक्ट के अंदर भी आता है। कहाँ गलती तो आपने एक ही करी ना बेटा, बस वो कवर दो जगह पे होती है, वो कवर दो जगह पे हो जाती है। अब बताइए अगर 10 साल की सजा यहाँ पे दे रखी है, 10 साल की सज़ा यहाँ पे दे रखी है और 10 साल की सज़ा यहाँ पे दे रखी है, तो बेटे क्या आपको 20 साल की सज़ा काटनी? ऐसा नहीं है, आपको एक ही बार सज़ा काटनी होगी, उसको सम अप नहीं किया जा सकता क्योंकि आपका अपराध भी तो एक ही है, बस वो गलती क्या है, वो कवर दो जगह पे होता है। सर अगर ऐसा होता यहाँ पे 10 साल की सज़ा होती इसी अपराध की और यहाँ पे 15 साल की तो होती, तो क्या होती बेटा, जिसका पीरियड ग्रेटर होता हम वो पीरियड उठा लेते। कौन सा ले लेते? ग्रेटर पीरियड। सेक्शन नंबर 26 क्या हो गया? ओवर। अब बात करते हैं बेटा सेक्शन नंबर 27 की। किसकी बात करते हैं बेटे? सेक्शन नंबर 27 की। सर्विस बाय पोस्ट। सर्विस बाय पोस्ट। अगर डिपार्टमेंट ने आपके घर कोई चिट्ठी भेजी है, अगर डिपार्टमेंट ने आपके घर कोई चिट्ठी भेजी है, या आपने डिपार्टमेंट को या कंपनी को या कंपनीज एक्ट में कोई रिप्लाई किया है, या कंपनीज एक्ट के रजिस्ट्रार ने आपके घर कुछ भेजा है और वो चिट्ठी के थ्रू भेजा है, तो उसको कब प्रॉपरली माना जाएगा? पहली चीज़, वो प्रॉपर एड्रेस पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए बेटा? प्रॉपर एड्रेस पे होना चाहिए। और दूसरा, वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू होना चाहिए, वो ऑर्डिनरी मेल नहीं होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जब तक नहीं होंगी, जब तक उसको प्रॉपर सर्विस बाय पोस्ट नहीं माना जाएगा। ये बात बोलने के लिए कौन आ गया? जनरल क्लॉज एक्ट आ गया है। ये सेक्शन था बेटा आपका 27, 25, 26, 27 हमने किया, और सेक्शन नंबर 28 में करवा देता हूँ आपका 28। सेक्शन नंबर 28 में नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से। सेक्शन नंबर 28 ये साइटेशन की बात करता है। देखो बेटा, वर्ड जरूरी है, और वर्ड क्यों यूज किया गया है, अगर उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ही लॉ की लैंग्वेज समझ में आ सकती है। तो सबसे जरूरी है लॉ के अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुए बिना फिर आप उस सेक्शन को रटते रहेंगे। 2 दिन आपने बीच में गैप दे दिया और आपके दिमाग से सारा साफ, पढ़ा लिखा सब उतर जाएगा। लेकिन अगर आप उसको सीखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। साइटेशन का मतलब होता है बेटा रेफरेंस टू सोर्स। टू सोर्स। सर नहीं समझे बेटा, कंपनीज एक्ट के अंदर एक बात लिख रखी है, मान लो कि ये कंपनी इक्विटी शेयर बेटा आपको पता है मैंने करवा रखे हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल इक्विटी शेयर और एक होते हैं इक्विटी राइट, सबको एक जैसे राइट्स देंगे। और एक होते हैं बेटा डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट। एक कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट तभी जारी कर सकती है जब उसने आरबीआई के अंदर आरबीआई एक्ट का कोई भी ऑफेंस ना किया हो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पमला का कोई भी प्रोविजन डिफॉल्ट ना किया हो।
अब ऐसा लिखा गया है कंपनीज एक्ट के अंदर कि कोई कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट तभी जारी कर सकती है जब उन्होंने इस एक्ट में कोई फ्रॉड या कोई डिफॉल्ट ना किया हो। तो क्या बेटा ये सारा एक्ट यहाँ छापना जरूरी है? क्या ये सारा एक्ट यहाँ छापना जरूरी है बेटा? अगर ये सारा यहाँ छाप दिया तो ये कंपनीज एक्ट थोड़ी ना रहेगा। इट मीन्स सिर्फ सोर्स का रेफरेंस दे दिया। सोर्स का रेफरेंस देना कि जो वहाँ पे लिख रखा है वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा, वहाँ का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं सोर्स का रेफरेंस देना, को बोलते हैं साइटेशन करना। जैसे कोई बंदा डायरेक्टर तभी बन सकता है, कोई बंदा डायरेक्टर तभी बन सकता है जब उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोई डिफॉल्ट ना किया हो। ये बात लिख रखी कंपनी लॉ के अंदर। अब यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छापना जरूरी थोड़ी ना बेटा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम दे दिया, ईयर दे दिया, काफ़ी है। अब वो वहाँ पे जो लिख रखा वो ऑटोमेटिक यहाँ अप्लीकेबल हो जाएगा। इसको बोलते हैं साइटेशन करना, सोर्स का रेफरेंस देना। ये था बेटा आपका सेक्शन नंबर 28। मैंने सभी सारी चीज़ें आपको समझाई बहुत अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी करवाई, सारे सेक्शंस याद कराए। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बुक से फटाफट मैच कराऊंगा, ये बुक से मैच मैं तभी कराऊंगा, उससे पहले आपको दो चीज़ें होनी चाहिए। जो मैंने रजिस्टर में कराया वो आपको डिट्टो याद होना चाहिए, दूसरा सारे सेक्शंस आपके टिप्स पे होने चाहिए। जब ये काम आपका हो जाएगा तो मैं इसको फटाफट मेरे हैंड रिटन नोट से और रजिस्टर से मैच करवा दूंगा, बुक से मैच करवा दूंगा। लेकिन मैं तब तक मैच नहीं करवाने वाला बेटा जब तक आप अपनी जिम्मेवारी समझिए सारी चीज़ें याद ना कर लें, क्योंकि मुद्दा बेटा यहाँ पे कम से कम 8 नंबर का अगर ये आएगा तो मुझे लगता है एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कुछ मुश्किल नहीं था। ऐसा नहीं था आपको समझ में ना आए, हर चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग थी, बस कि सेक्शन से नंबर याद आपको करने पड़ेंगे। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।